नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग फिर से एसएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं, जो आपके जैक बोर्ड क्लास 10th के 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 25 फरवरी को आपका सोशल साइंस है, उस दिन के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये सारे सवाल। क्योंकि ये सारे सवाल रिपीटेड है प्लस प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और सारे सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग प्लेलिस्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सारा सब सोशल साइंस का सारा अपलोडेड है। ठीक है, प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा अपलोडेड है। तो चलिए, अब बहुत कम टाइम समय बचा है, तो उसके हिसाब से तैयारी करना भी है दोस्तों, इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो भी आप लोग के लिए आएगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल होगा कि वियना कांग्रेस 1815 की मेज़बानी किसने किया था। तो वियना कांग्रेस जो आपका हुआ था कहाँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है, तो वहाँ पर नेपोलियन के हार के बाद जब ये बात हुआ था, तो वहाँ पर ड्यूक मेटरनी जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर, वही आपका अध्यक्षता किया था, उसका मेज़बानी किया था। सेकंड सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी। तो जालियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को, जब बैसाखी के मेले में सब शिरकत करने के लिए आए थे, उस समय ये हमला हुआ था और जनरल डायर ने ज़बरदस्ती वहाँ पर गोली चला दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ है बच्चों, याद रखना 1932 में, और गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ है पूना पैक्ट। चौथा सवाल है, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी कब फैली थी। ठीक है, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट मवेशी जो प्लेग था वो नामक बीमारी कब फैला था। तो वो था 1890 के दशक में। ठीक है, 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट फैला हुआ था। अगला सवाल है, यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया। तो यूरोप में कागज़ बनाने का सबसे पहला कारखाना का अगर बात किया जाए तो वो इंग्लैंड में खुला था, इंग्लैंड में। अगला सवाल है, बृहद उत्पादन की नीति बनाई गई थी किसके द्वारा, किसने बनाई थी। तो रूजवेल्ट ने या चर्चिल ने या हेनरी फोर्ड ने या स्टालिन ने। तो हेनरी फोर्ड हो जाएगा, कार निर्माता जो था वही आपका क्या था, बृहद उत्पादन की नीति अपनाया था। अगला सवाल था, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था। तो सार्डिनिया पिडमोंट का शासक जो था विक्टर इमैनुअल द्वितीय था। ठीक है, विक्टर इमैनुअल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का स्थापना हुआ। ठीक है, देखिए वियना कांग्रेस हो गया, यानी कि यहाँ पर नेपोलियन जो था हार गया। ठीक है, तो नेपोलियन से पहले जो था लुई 16वां जो आपका बुर्बो राजवंश का था, तो बाद में नेपोलियन के हारने के बाद फिर से वहाँ पर सत्ता में बहाल किया बुर्बो वंश, और लुई 18 को यहाँ पर सत्ता दिया गया था। तो इस हिसाब से आपका बुर्बो वंश से आंसर होगा। अगला सवाल था, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषित कब किया गया। तो यूनान को कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा 1832 में जो है वो मिला था, स्वतंत्र राष्ट्र का घोषणा हुआ था यूनान के लिए। अगला सवाल था यहाँ पे, ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिक की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की थी। ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की थी। तो ये हो जाएगा 1921 में। 1921 में गिरमिटिया मजदूर का व्यवस्था समाप्त किया गया। अगला सवाल है, पंजाब के भूमि निम्नतर के प्रमुख कारण क्या है। पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण स्तर चल रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब जो है आपका अति सिंचाई के वजह से वहाँ पर भूमि निम्नीकरण होता चला जा रहा है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना परसेंट भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र वांछित है। ठीक है, तो कितना है, ऑप्शन दिया है आपको 27%, 29%, 33% और 43%। तो इसका आंसर हो जाएगा 33%। ठीक है, 33% ही है। अगला सवाल, कौन सी संस्था पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणी में बांटती है। तो वह IUCN। ठीक है, IUCN। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। 14 का बी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है। प्राचीन जल संग्रहण, तो प्राचीन जल संग्रहण यहाँ पर कौन नहीं है। तो वर्षा जल संग्रहण आपका हो जाएगा, फिर गुल या कुल भी हो जाएगा, जोहड़ या खादिल भी हो जाएगा, या खादिन हो जाएगा राजस्थान का। तो बहुउद्देशीय बांध जो है ये प्राचीन नहीं है, बल्कि ये हाल ही में स्टार्ट किया जाए, इसलिए बहुउद्देशीय बांध इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन को। आगे है, वह प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। वह प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। तो खनिज पदार्थ, अयस्क या लोहा। तो 17 का आंसर होगा खनिज, उसे खनिज कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, वस्त्र बोला है, चीनी बोला है, वनस्पति तेल बोला है, जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग उसको कहते हैं। अगला सवाल है कि दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं। तो जब दो देश के बीच व्यापार होगा तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संज्ञा दिया जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है।
देखिए प्राचीन भी बोला है प्लस कृत्रिम भी बोला है, यानी कि मानव निर्मित बंदरगाह बोला है। ठीक है, तो प्राचीन भी होगा और मानव निर्मित बंदरगाह कौन होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका चेन्नई पत्तन। ठीक है, चेन्नई पत्तन होगा। आगे है 1970 से 1933 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितना बार संशोधन हुआ था, तो बेल्जियम के संशोधन में टोटल 4 बार संशोधन हुआ संविधान में, ताकि वहाँ की स्थिति को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाए। अगला सवाल है सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है, तो सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होता है, तो सत्ता का क्षैतिज वितरण आपका होगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जो बंटवारा होता है। ठीक है, यानी कि क्षैतिज होगा, सभी एक दूसरे पर निर्भर होगा और सभी एक दूसरे से ताकतवर भी होगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं सभी एक जैसा ही काम करेगा। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो होता है इसको क्षैतिज वितरण कहते हैं। और आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच बंटवारा होता है, उसे ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है। अगला सवाल है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट कब लागू किया गया था, तो वो हो जाएगा 1956 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो राजनीतिक दल को मान्यता की अगर बात किया जाए तो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला सवाल है ऐसी सरकार ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों के साथ मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे डबल इंजन का सरकार यानी कि गठबंधन सरकार कहा जाता है। एक ऐसी सरकार जो ज़्यादा राजनीतिक दल से मिलकर बनती है उसे गठबंधन सरकार भी कहते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में समाज राजनीतिक सुधार लाने के लिए बेहतर है, तो कानूनी परिवर्तन या लोगों का सशक्तिकरण या संवैधानिक परिवर्तन या सुधार के लिए कानून बनाना, तो 26 का हो जाएगा सुधार के लिए कानून बनाना। ठीक है, सुधार के लिए कानून बनाना ही करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है बोलीविया के जल युद्ध किसके खिलाफ था, तो बोलीविया का जल युद्ध जो था वो पानी के निजीकरण के खिलाफ था। पानी के निजीकरण के खिलाफ वहाँ पर आंदोलन हुआ था बोलीविया में। बोलीविया का राजधानी लापाज है, जो आपका दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है बोला है कि लोकतंत्र सरकार क्या होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी सरकार भी होती है, उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार भी होती है, वैध सरकार भी होती है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार का आंसर सभी होगा। अगला सवाल है केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवाद का निपटारा कौन करता है, तो कभी भी केंद्र और राज्य के बीच मतलब विवाद हो जाए उसका निपटारा न्यायपालिका ही करेगा। चाहे तो दो राज्य सरकार के बीच हो या राज्य सरकार और नागरिक के बीच हो, तो भी निपटारा कौन करेगा, न्यायपालिका ही करेगा। आगे सवाल है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषा की संख्या कितनी है, तो अनुसूचित भाषा जो है 22 है और 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है, 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। आगे देखते हैं 31वां सवाल तक हम लोग पहुँच चुके हैं। 31वां सवाल है नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का कारण क्या था, तो वहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए ही आंदोलन चल रहा था नेपाल में, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। 32वां सवाल है एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है, एक उद्योगपति है तो देखिए बेहतर मजदूरी करना इसके लिए नहीं होगा, फसल का उचित मूल्य पाना भी इसके लिए नहीं होगा, बल्कि होगा अधिक बिजली प्राप्त करना। ठीक है, अधिक बिजली प्राप्त करना यानी कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, सामान्यतः किसी देश का विकास जो है वो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय पर भी होता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी होता है, औसत साक्षरता दर पर भी होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में आता है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी माध्यम से, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक उत्पाद को विनिमय के माध्यम से उपयोगी पदार्थ में बदलेंगे उसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक। अगला सवाल है जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो जीडीपी का मतलब जो होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मृदा के निम्नलिखित में से क्या कार्य है, अच्छा मृदा नहीं मुद्रा, ठीक है, यहाँ मुद्रा होगा, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो मुद्रा के निम्नलिखित में से क्या क्या कार्य है, तो मुद्रा के कार्य में देखते हैं ऑप्शन क्या है, विनिमय, भुगतान का माध्यम, मूल्य का मापक, विलोसत, भुगतान का मान या उपरोक्त सभी, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आय और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है, तो देखिए इनकम और जो आपका उपयोग होगा, ठीक है, आय और उपयोग का अंतर क्या कहलाएगा, तो उसको बचत कहेंगे, उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो WTO के प्रमुख कार्य क्या है, तो ऑप्शन है विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संबंधी नियम को बनाना, और तीसरा ऑप्शन है विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन करना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, तो चौथा ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों के मानक तय करता है उसे क्या कहते हैं, वह संगठन जो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर यहाँ भारतीय स्तर पर बोलता तो ISI हो जाता, पर बोला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों का मानक तय करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है ISO। ठीक है, ISO कहा जाता है। 39 का C बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद 40वां क्वेश्चन है कि शब्द खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए। शब्द नहीं है बल्कि सामान होगा। ठीक है, कोई भी सामान खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए, तो सामान खरीदते समय हमें देखना चाहिए एग मार्क। ठीक है, एग मार्क का एक आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और अंतिम सवाल होगा, एक सवाल आप लोग के लिए एक्स्ट्रा दिया हुआ था इसमें। तो सवाल क्या, वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित में से तीव्र होती है। ठीक है, वैश्वीकरण से क्या होता है, माल और सेवा का तीव्रता होता है, निवेशी होता है, तकनीक ज़्यादा लगता है, या फिर उपरोक्त सभी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम लोग 40 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, जो 25 फरवरी को आप सभी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो सोशल साइंस का होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह वीडियो आपको अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगा है, तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।